अस्सलाम वालेकुम। एस अकेडमी में खुशामदीद। मैं हूँ अरसलान। उर्दू ज़ुबान का आगाज़ और इर्तिका बयान करें। यह सवाल आता है कि उर्दू ज़ुबान के बारे में माहिरीन की क्या राय थी। तो इन तमाम सवालात के जवाब आज मैं इस एक वीडियो के अंदर ना ही सिर्फ आपको जवाब दूंगा, क्लियर करूंगा, बल्कि इसके मुतालिक जितने भी PDF नोट्स हैं वो मैं फ्री आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो जैसे कि देखिए, हमें सवाल की समझ आनी चाहिए। सवाल है कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ और इर्तिका क्या है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि पहले आगाज़ और इर्तिका, ये जो दो चीज़ें हैं, आगाज़ और इर्तिका, इनको हमें समझना चाहिए। देखिए, आगाज़ का मतलब होता है किसी काम की शुरुआत करना, और साथ ही इर्तिका का मतलब होता है कि जो काम शुरू किया है उसकी रफ्ता बरफ्ता आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होना। तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ और इर्तिका ये है कि जब उर्दू ज़ुबान का आगाज़ हुआ तो उस आगाज़ में क्या मराहिल थे, क्या जो रफ्ता रफ्ता जो है उर्दू ज़ुबान वजूद में आई तो वो किस तरह से आई। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू ज़ुबान के बारे में चंद एक माहिरीन हैं जिन्होंने अपना अपना नज़रिया पेश किया, जिनका मैं आगे जिक्र करने वाला हूँ। लेकिन इसके साथ आपको इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू एक मखलूत ज़ुबान है। मखलूत ज़ुबान से मुराद ऐसी ज़ुबान होती है कि जो दूसरी ज़ुबानों से आपस में तामुल से पैदा होती है। यानी ये बात तो तयशुदा है कि जब मुसलमान फातहीन हिंदुस्तान पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल किया तो पहली मकामी ज़बान और उनकी ज़ुबान, उस मिलावट से जो ज़ुबान पैदा हुई उसे उर्दू ज़ुबान कहा जाता है। अब इस बारे में जो सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं वो हैं दक्कन में उर्दू। अब दक्कन में उर्दू के बारे में क्या कहा जाता है, ये नसीरुद्दीन हाशमी का नजरिया है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दक्कन में उर्दू की इब्तिदा हुई। जो इस बात को हम देखते हैं, उनका कहना है कि अरब के लोग हिंदुस्तान के साथ मालाबार के साहिलों पर जो है वो तिजारत करते थे, और उस तिजारत के गर्ज से उन दोनों की ज़ुबानें आपस में जो कारोबार था, लेन देन था, उसके लिए कोई ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। कुछ ज़ुबान उनकी और कुछ ज़ुबान उनकी, तो आपस में मिलावट करके जो उनकी एक ज़ुबान वजूद में आई तो वो क्या थी, उर्दू ज़ुबान कहलाई। अब इस बारे में कुछ माहिरीन ने एतराज़ात पेश किए हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये नज़रिया जो है वो दुरुस्त नहीं है। देखें, पहले तो वो ये कहते हैं कि जो उर्दू ज़बान है वो अरब के जो लोग थे वो इस्लाम से पहले भी वहाँ पर आया करते थे, और उनकी जो है आपस में बहुत सालों पहले, 100 सालों पहले, या कह लें कि काफ़ी अर्से पहले जो है वो आपस में बातें किया करते थे। तो तब उर्दू वजूद में नहीं आई, तो बजाय इसके कि अब कहा जाए कि दक्कन में उर्दू पैदा हुई है, तो ये नज़रिया जो है ख़ास तौर पर इसको थोड़ी अहमियत नहीं दी जाती, तो मान लेते हैं कि ये नज़रिया जो है मुनासिब नहीं है। अगला कौन सा नज़रिया है उसके बारे में बात करते हैं। अगला कहते हैं कि उर्दू बुर्ज भाषा। अब ये हमारे पास जो था मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो कि उनका ये कहना है कि उर्दू ज़बान जो है वो बुर्ज भाषा से निकली है, और इस बारे में उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से जो है इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की। वो अपनी एक मशहूर किताब आब हयात में लिखते हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो बुर्ज भाषा से निकली है, क्योंकि उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान नहीं है कि उसके लिए 200-300 साल की ज़रूरत है या वो हिंदुस्तान से आई हो, बल्कि वो बुर्ज भाषा से निकली है। अब बात यह है कि बुर्ज भाषा है क्या, तो मैं आपको एक बात मिसाल देकर समझाता हूँ। बुर्ज भाषा में, जैसे कि हम उर्दू ज़बान में कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बुर्ज भाषा में कहा जाता है कि तेरो नाम का है, तेरो नाम का है। यानी कि यहाँ से इन्होंने कहा कि एक साइंटिफिक तरीका जो है वो उर्दू बुर्ज भाषा से निकली है। लेकिन इसको भी जो माहिरीन जो हैं इस नज़रिए को नज़रअंदाज करते हैं और ये बताते हैं कि एक हाफिज़ महमूद शरानी, जो कि बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है कि बुर्ज भाषा जो है वो उर्दू ज़ुबान की बेटी है। यानी कि उनका ये कहना है कि बुर्ज भाषा जो है वो ज़ुबान मखलूत की ज़ुबान ही है, लिहाजा इस नज़रिए को भी जो है वो अहमियत नहीं दी जाती। तो हम मान लेते हैं कि ये नज़रिया भी जो है वो मुनासिब नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पंजाब में होगी, पंजाब में उर्दू।
اچھا، اب اس طریقے کو ذرا ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اردو زبان جو ہے اس کے بارے میں حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ پنجاب میں آئی ہے. چلیں اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو جب جو مسلمان فاتحین تھے وہ پنجاب کے اندر پہنچے تو ان کی جو مقامی زبان تھی وہ فارسی تھی. جو ان کی جو فاتحین آئے ان کی زبان فارسی تھی، اور جو مقامی لوگ تھے وہ پنجابی بولتے تھے. تو فارسی اور پنجابی کے ملاوٹ سے جو زبان پیدا ہوئی ہے وہ اردو ہے. اس بارے میں ماہرین نے کوئی خاص اس کو نظریے کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی. وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی اردو ایک ایسی زبان ہے جو پنجابی اور فارسی زبان کی ملاوٹ سے پیدا ہوئی ہے. تو لہٰذا اس نظریے کی کسی نے کوئی تردید نہیں کی، اور اس لیے ہم بالفرض اس کو ٹھیک مان لیتے ہیں. اب آگے ہم مزید نظریے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ سندھ میں اردو. اچھا جی، تو اب کہا جاتا ہے کہ سندھ میں بھی اردو کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے. یہ ہیں سید سلیمان ندوی، جن کا یہ نظریہ ہے کہ سندھ میں اردو کی ابتدا ہوئی. کیسے ہوئی یہ بات کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور وہ سندھ میں آئے، اور وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے اپنی زبان جو ہے وہاں کی مقامی زبان سے جب رابطہ بڑھایا تو اس زبان سے جو زبان وجود میں آئی تو وہ اردو تھی. لیکن یہاں پر بھی جو کچھ ماہرین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. کون سا اعتراض؟ سیم وہی جو ہمارے پاس دکن میں اردو کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اردو زبان جو ہے 300 سال تک محمد بن قاسم نے جو ہے وہاں پر حکومت کی. اب 300 سال کا ٹائم جو ہے اس اردو زبان کے لیے درکار نہیں ہے. تو لہٰذا اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کر کہ سندھ میں اردو ہے تو اس چیز کو بھی جو ہے لوگ اکثر قبول نہیں کرتے. تو اب ہم کیا بات کرتے ہیں. تو آخر میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ میں نے 4 ایسے اہم نظریے تھے جو میں نے آپ کو اردو کے بارے میں پیش کیے. تو اب سوال یہ آتا ہے تو آخر اردو زبان کہاں سے پیدا ہوئی. تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ جو پنجاب میں اردو ہے یہ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں ایک ایسی چیز ہے جہاں سے اردو کی ابتدا ہوئی. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. مزید آپ چاہتے ہیں اسی طرح کوئی ایسا ٹاپک جو آپ کو کلیئر کرنا ہے تو آپ میسج کریں، میں آپ کے لیے اسے کلیئر کر کے دوں گا. اور ساتھ ہی یہ جتنے بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ میں نے ریٹن میں نوٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ بالکل فری ہیں آپ کے لیے. آپ جسٹ ایک کمنٹ کریں گے تو وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.